हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे हार्ट, और हार्ट में हमने जो कल पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो लंग्स से निकलकर दोबारा लंग्स में जाता है तो उसको कहते हैं एक साइकिल, और एक साइकिल में लगता है 0.8 सेकेंड का टाइम। और ऐसे ही हम देखें तो 1 मिनट या 60 सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल होती है? ऐसी साइकिल होती है 72 साइकिल पर मिनट, और इसे हम जनरली कह सकते हैं 60 से 80 साइकिल पर मिनट, और इसे कहते हैं हम हार्ट रेट। इसके बाद हमने दो टर्म पढ़ी थी, ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया मतलब तेज, ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो। ट्रेकी मतलब तेज, इसमें हमको जनरली 80 से ऊपर की जो हार्ट रेट होती है उसको हम कहते हैं ट्रेकिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया जो 60 से कम की जो हार्ट रेट है उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जो लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? जो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में होता है। इसके बाद हमने देखा था हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल में हमने देखा आलिंद अनुशीथिलन, एट्रियल डायस्टोल, आलिंद संकुचन, एट्रियल सिस्टोल, निलय अनुशीथिलन, वेंट्रिकल डायस्टोल, निलय संकुचन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमने देखा था दोनों आलिंद एक साथ अनुशीतलित होते हैं और एक साथ ही संकुचित होते हैं, एक साथ ही सिस्टोल और एक साथ ही डायस्टोल होते हैं। उसी प्रकार दोनों निलय भी एक साथ ही डायस्टोल होते हैं और एक साथ ही सिस्टोल होते हैं। और हमने देखा था कि अगर ऊपर वाला डायस्टोल है तो नीचे वाले सिस्टोल होंगे, और निलय सिस्टोल है, निलय डायस्टोल है तो ऊपर वाले सिस्टोल होंगे। हमने देखा था निलय संकुचन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और इससे हमारी आती है फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड आता है जिसे हम कहते हैं लब। इसमें होता है 0.3 सेकेंड का टाइम। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लास्ट में सेमीलूनर वॉल्व बंद हो जाते हैं तो हमारी आती है सेकेंड हार्ट साउंड जिसे कहते हैं डब, और इसमें होता है 0.2 सेकेंड का टाइम। और इन दोनों के बीच में जो गैप आता है उसे हम 0.3 सेकेंड में हमने उसे बताया था। इसके बाद हमने देखा था कि हार्ट में जो ये राइट एट्रियम है उसमें पेशियों की बनी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एसए नोड। और निलय की जो ये बीच की दीवार है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें हमने देखा था एवी नोड। अब एसए नोड और एवी नोड क्या होता है? एसए नोड हमने देखा था कि एसए नोड होती है पेशियों की बनी हुई संरचना जिसमें पाई जाती है स्व उत्तेजना की क्षमता। ये करता है हार्ट रेट को इनिशिएट। एसए नोड हार्ट रेट को इनिशिएट करता है जो कि आलिंद तक जाती है, और यहाँ से एसए नोड से संकेत जाते हैं एवी नोड तक, और एवी नोड इस हार्ट रेट को फर्दर भेजता है वेंट्रिकल्स में, निलय में, जो कि पूरे निलय में फैल जाती है। इसलिए जो ह्यूमन का हार्ट है वो होता है मायोजेनिक। मायो मीन्स मसल्स और जेनिक मतलब उत्पन्न करने वाला, यानी कि ह्यूमन हार्ट की जो हार्ट रेट है वो इनिशिएट होती है मसल्स से, जो है एसए नोड। इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? हार्ट की जो क्रियाशील अवस्था है उसमें उत्पन्न विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसके लिए जो मशीन काम आती है, जो उपकरण काम में आता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसको बनाने के लिए हम ह्यूमन की बॉडी पर लगाते हैं इलेक्ट्रोड, और इसका जब हम ग्राफ फॉर्म में देखते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार का नजर आता है, जिसमें पी जो बिंदु है वो एट्रियल सिस्टोल को दर्शाता है, क्यू आर एस जो बिंदु है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दर्शाता है, और जो टी बिंदु है वो दर्शाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। इसके बाद हमने देखा था हार्ट रेट का रेगुलेशन कैसे होता है। हार्ट रेट का रेगुलेशन होता है ब्रेन के द्वारा, और ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से जाती है नर्व्स, और ये नर्व्स जाती है मोटर नर्व और इनहिबिटरी नर्व। मोटर नर्व जब जाती है, मोटर नर्व के द्वारा जब संदेश भेजा जाता है तो हम हार्ट रेट बढ़ जाती है, और जब इनहिबिटरी नर्व के द्वारा संदेश भेजा जाता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है।
इसके बाद हम आज आगे पढ़ते हैं। आज आगे हम पढ़ेंगे जो कि ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं रक्त दाब। हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते टाइम बताया था कि जो उस सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है एंड ब्लड वेसल्स पढ़नी है। अब जो ब्लड वेसल्स होती है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ये माना हमने कोई ब्लड वेसल है, ये कोई ब्लड वेसल है और इसमें प्रवाहित होता है रक्त। ये है ब्लड वेसल और इसमें ये प्रवाहित हो रहा है ब्लड। तो रक्त दाब क्या होता है? जो ब्लड है वो जो प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं रक्त दाब। अब ब्लड कहाँ पर स्थित है? ब्लड है ब्लड वेसल में, तो ब्लड कहाँ पर प्रेशर लगाएगा? ब्लड वेसल्स की ये जो वॉल है, इस वॉल पर ब्लड के द्वारा लगाया जाएगा प्रेशर। जो ये प्रेशर इसके ऊपर लगाता है उसे ही हम कहते हैं रक्त दाब। रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर जो प्रेशर लगाया जाता है, रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे कहते हैं रक्त दाब। अब इसे हम आगे और फर्दर देखते हैं कि रक्त दाब कितने टाइप के होते हैं, रक्त दाब कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ये रक्त दाब है इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। हमने बनाया ये हार्ट अगेन और इस जगह हमने बनाया था हार्ट में एओर्टा। इस जगह हमने हार्ट में क्या बनाया था? जो नीले से बाहर जा रही थी उस ब्लड वेसल को हमने नाम दिया था एओर्टा और यहां से जा रही थी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, ये हमने पहले इसको बहुत बार पढ़ लिया तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर कौन सी ब्लड वेसल बनाई है। हमने बनाई है एओर्टा। तो हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है दो टाइप का। जब ये वेंट्रिकल है, ये क्या था? वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल होगा सिस्टोल, जो कि हमने पढ़ा था हार्ट साइकिल में जब हम पढ़ रहे थे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें हो रहा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम ये जो निलय है वो इस तरह से रक्त को ऊपर की ओर धकेल रहा था ताकि वो जा सके एओर्टा के अंदर। इस प्रकार से रक्त एओर्टा के अंदर जा सके और जो वेंट्रिकल में जो सारा ब्लड है वो पहुंच जाए एओर्टा में और वेंट्रिकल हो जाए खाली। मान लो ये जो ब्लड है ये पहुंच गया एओर्टा में, तो इस समय जो इस एओर्टा में जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा क्योंकि इसमें ब्लड की मात्रा है ज्यादा। इसे आप ऐसे समझिए कि ये कोई ब्लड वेसल है और ये एक ब्लड वेसल है। इसमें हमने ब्लड बनाया नाम मात्र का और इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड है। तो ब्लड प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? ब्लड प्रेशर जो रक्त के द्वारा इसकी दीवारों पर जो ब्लड प्रेशर लगाया जाएगा वो इस वाली ब्लड वेसल है उसमें ज्यादा होगा।
तो इस वाली जो ब्लड वेसल है इसमें ब्लड प्रेशर होगा ज्यादा और इस वाली में होगा कम। और इसी प्रकार जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय यहाँ से पूरा रक्त निकलकर इस एओर्टा में आ जाता है, तो ये एओर्टा है इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब ये ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो कितना होता है उसको हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के टाइप में कि कितने प्रकार के ब्लड प्रेशर के टाइप होते हैं। तो ये जो सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम जो इसमें हमने ब्लड प्रेशर नापा तो उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगेगा इनकी दीवारों पर, और वो कितना प्रेशर लगता है 120 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg क्या है? ये एक इकाई है जिसमें हम प्रेशर को मापते हैं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका मान है 120 mm ऑफ Hg, जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम एओर्टा पर लगता है, वहां से हम इसको मापते हैं। इसके अलावा एक और ब्लड प्रेशर का एक और टाइप कौन सा होगा? अभी तो है वेंट्रिकल सिस्टोल की अवस्था में। अब मान लो ये वेंट्रिकल चला गया सिस्टोल की जगह डायस्टोल की अवस्था में। जब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो जो जितना ब्लड हमने इस जगह पे बनाया है वो इतना नहीं होगा, वो इससे कम होगा। इस जगह ज्यादा होगा ब्लड, और यहाँ पे जो हमने ब्लड भेजा है वो होगा कम, क्योंकि वेंट्रिकल हो गया डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल के समय क्या होता है, यहां से जो ब्लड है वो यहां पर आ जाता है और ये फैल जाता है और वेंट्रिकल हो जाता है डायस्टोल। जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया तो इसको ऊपर रक्त ज्यादा नहीं भेजना, और ज्यादा रक्त नहीं भेजना तो यहाँ पर जो इसमें जो ब्लड होगा वो होगा कम। तो इसमें ब्लड होगा, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें ब्लड तो होगा लेकिन इस तरह का होगा जो कि कम होगा। तो इस वाले ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ये हुआ है वेंट्रिकल डायस्टोल के समय, तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 80 mm ऑफ Hg। तो आपको समझ में आया होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब इससे हम नापते हैं बीपी। बीपी के टाइम हम क्या देखते हैं, ब्लड प्रेशर के समय हम देखते हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उनका अनुपात कितना था, वो 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान था और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का माप कितना था 80। और वे इनकी जो इकाई है वो क्या होती है mm ऑफ Hg। तो जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो आती है वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है। जब डॉक्टर हमारे हाथ में यहाँ पर कुछ लगाता है मशीन और उससे ब्लड प्रेशर नापता है, तो उस समय वो क्या करता है, उस समय वो लगाता है एक यंत्र, एक मशीन। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। मैनोमीटर मीन्स क्या होता है, मीनो मीन्स दाब को मापने वाला यंत्र, दाब, और मीटर मतलब मापने वाला यंत्र। तो स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा हमारे शरीर में डॉक्टर के द्वारा जो ब्लड प्रेशर है उसको
नापा जाता है, और वो कौन सी जो आर्टरी होती है उसमें नापता है, वो होती है ब्रेंकियल आर्टरी। ब्रेंकियल आर्टरी कहां पर होती है, ये हमने बनाई ह्यूमन बॉडी, और यहां पर एक आर्टरी होती है उसे कहते हैं ब्रेंकियल आर्टरी। ब्रेंकियल आर्टरी के थ्रू स्फिग्मोमेनोमीटर यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, और उस ब्लड प्रेशर का माप होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये 120 और 80 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है और 120/80 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमने क्या देखी थी अभी, 120/80 mm ऑफ Hg। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ टर्म्स। हाइपरटेंशन, सेकेंड टर्म है हाइपोटेंशन। देखिए आप, हमने देखा कि नॉर्मल जो बीपी है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, मान लो कि ये 120 हमने लिखा, अगर 120 ज्यादा हो जाता है, ये हो गया मानो 140/80 mm ऑफ Hg, तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन मींस बढ़ जाना, बढ़ा हुआ। तो अगर ये ऊपर वाला बढ़ जाता है 120, अगर बढ़ जाता है 120 बढ़ के हो जाता है 140, तो भी उसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। अब मान लो ये ऊपर वाला नहीं बढ़ा लेकिन नीचे वाला बढ़ गया, नीचे वाला बढ़ गया तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड कंडीशन, 120/90 mm ऑफ Hg। तो इस कंडीशन में भी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। अब मानो ये ऊपर और नीचे दोनों का ही एक साथ बढ़ गया, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, दोनों ही बढ़े हुए हमें प्राप्त होते हैं। 140 120 की जगह और 80 की जगह 90 mm ऑफ Hg। तो इन तीनों कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। इन तीनों कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोटेंशन क्या होती है। हाइपो मीन्स कम और टेंशन मीन्स दबाव। तो जब रक्त दाब कम हो जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन में हम इसको कैसे देखेंगे, हमने इसमें क्या देखा, पहले ऊपर वाला बढ़ाया तो भी हो गया हाइपरटेंशन, फिर ऊपर वाला तो हमने नहीं बढ़ाया, नीचे वाला बढ़ा दिया तो भी हो गया हाइपरटेंशन, फिर दोनों को हमने एक साथ बढ़ा दिया तो हो गया हाइपरटेंशन। अब हम सेकेंड जो टर्म है उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो 120 है वो हो जाता है कम, 120 हो जाता है कम, 120 कम होके कितना हो गया 110, और नीचे वही वैल्यू रही 80 mm ऑफ Hg। तो इस वाली कंडीशन को भी कहा जाएगा हाइपोटेंशन।
ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हो गई कम, और कम होकर कितनी हो गई 110, 110 बाई 80 mm ऑफ Hg हो गया, तो इसे भी कहेंगे हाइपोटेंशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, पहले हमने गिराया ऊपर वाला, अब हम कम करते हैं नीचे वाला, 80 से हो गया कम, तो दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी ऊपर तो रहेगा 120 ही और नीचे रहेगा 80 से हमने घटाकर कर दिया 60 mm ऑफ Hg। तो जो हमने ये नीचे का घटाया है, नीचे का जो कम किया है, उसकी वजह से भी रक्त दाब कम हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे हाइपोटेंशन। एक बार हमने ऊपर का कम कर दिया, एक बार हमने नीचे का कम कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को ही एक साथ कम कर देंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को ही हमने एक साथ कम करना है, दोनों को ही करना है। तो ऊपर हो गया 110 और नीचे हो गया 60 mm ऑफ Hg। तो ये तीनों कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। आपको समझ में आया होगा हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होता है। अब नेक्स्ट, हाइपरटेंशन होता है वो किन कारणों से होता है, इसके रीजन क्या होते हैं। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इसका रीजन हो सकता है तनाव लेना, इसका रीजन हो सकता है नमक का अधिक मात्रा में सेवन, नमक का अधिक मात्रा में सेवन, और इसका रीजन हो सकता है आनुवांशिक, आनुवांशिक। ये सारे रीजन हो सकते हैं हाइपर टेंशन के। ये हमारी हार्ट से रिलेटेड दो डिजीज भी साथ में हो गई ब्लड प्रेशर के साथ में। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको हार्ट किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है, फिर किस तरह से वो फंक्शन करता है, और फिर उसकी डिजीज का हमको अध्ययन करना था। तो हमारा चल रहा है अब डिजीज टॉपिक। डिजीज टॉपिक में हमने ब्लड प्रेशर के अंदर ही दो प्रकार के हमने ये डिजीज देखे, एक देखा हमने हाइपरटेंशन और एक देखा हमने हाइपोटेंशन। अब हम नेक्स्ट डिजीज को हम देखते हैं। नेक्स्ट डिजीज क्या है, उसे हिंदी में कहते हैं हृदय धमनी रोग, इंग्लिश में इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो ये क्या होती है, CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, हम देखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, आर्टरी से रिलेटेड। आर्टरी से रिलेटेड है तो हमने यहां पर बना दी आर्टरी, हिंदी में जिसे कहते हैं धमनी। ये जो आर्टरी है, इसकी जो ये वॉल है, इसकी जो भित्ति है, उस पर हो जाता है कभी कभी वसा का जमाव, या हो जाता है यहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन। क्या हो गया यहां पर हो गया कैल्शियम का जमाव, या हो गया यहां पर वसा का जमाव। डिपोजिशन, इससे क्या हो गया, अगर कैल्शियम का जमाव हो गया या वसा का जमाव हो गया तो इससे इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, इस आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर लग रहा था उस पर इससे इफेक्ट पड़ेगा।
ये जो कैल्शियम का जमाव और ये वसा का जमाव हुआ है, उससे क्या हुआ, ये जो रक्त वाहिनी है वो हो गई नेरो, ये रक्त वाहिनी हो गई संकरी। तो जो रक्त इस पे दबाव लगा रहा था वो आप बताइए कि वो बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज जमी हुई है और यहाँ पर ब्लड भी है। ये हमने बनाया रक्त, पहले रक्त को ज्यादा स्पेस मिल रहा था, अब रक्त को मिल रहा है कम स्पेस। पहले ये सिचुएशन थी, रक्त फ्रीली मूव कर रहा था और इस प्रकार की सिचुएशन थी। अब जो ये रक्त है, क्योंकि यहाँ दीवार पर हो गया कैल्शियम का जमाव या वसा का जमाव, इस दीवार पर हो गया यहाँ पर कैल्शियम का जमाव या वसा का जमाव, तो क्या हुआ, जो ये ब्लड इधर भी जा सकता था वो दोबारा इसी स्पेस में मूव करेगा, इसी स्पेस में मूव करने की उसे जगह मिलेगी। तो यहाँ पर रक्त थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में, तो यहाँ पर लगेगा, रक्त के द्वारा जो दबाव लग रहा है वो ज्यादा लगेगा। हमने देखा था 2 आर्टरी बनाई थी हमने, 2 आर्टरी बनाई थी हमने, इसमें रक्त ज्यादा था, इसमें कम था। जिसमें ज्यादा था उसमें लग रहा था ज्यादा दबाव और जिसमें कम था उसमें लग रहा था कम दबाव, क्योंकि इस जगह भी रक्त यहाँ पर ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसको स्पेस कम मिल रहा है। इसके स्पेस में कौन आ गया, कैल्शियम, और जो ये वसा है, फैट है, इसका कोलेस्ट्रॉल, इसका डिपोजिशन हो गया। तो यहाँ पर रक्त के द्वारा जो दबाव लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा ज्यादा, तो जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये जो डिजीज है इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें रक्त वाहिनी की दीवार पर, रक्त वाहिनी की जो ये भित्तियां हैं इनके ऊपर हो जाता है कैल्शियम का और वसा का डिपोजिशन, जिसकी वजह से ये हो जाती है संकरी, और इसका संकरी होने की वजह से रक्त के द्वारा जो दबाव लग रहा है वो लगेगा ज्यादा और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये हमने पढ़ी सेकंड डिजीज। अब हम थर्ड डिजीज पढ़ते हैं। थर्ड डिजीज का नाम है हृदय शूल। एंजाइना। इसमें क्या होता है, हृदय शूल या एंजाइना में क्या होता है, इसको आप देखिए। जब हमने हार्ट पढ़ा था तो जब हम हार्ट बनाते हैं तो हार्ट की स्ट्रक्चर एक बार आप देखिए अगेन। अब तक आपको हार्ट की स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ये हमने बनाया था हार्ट, लेकिन हमने ये भी देखा था कि कोई भी ऑर्गन है वो तभी फंक्शन करेगा जब उसको होगी O2 की सप्लाई। O2 की सप्लाई होगी, O2 की सप्लाई होगी तब ही कोई ऑर्गन वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा O2 की सप्लाई, हमने पढ़ा था कि फूड हम लेते हैं, फूड से O2 की क्रिया होती है, ग्लूकोज से O2 की क्रिया होती है और उससे क्या बनती है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस में काम आती है, बॉडी के फंक्शंस को करने में काम। और बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं, बॉडी के फंक्शन यही तो है कि हार्ट को काम करवाना है, लंग्स को काम करवाना है, किडनी को काम करवाना है, तो उनको भी चाहिए O2 के थ्रू ऊर्जा। तो जो ये हार्ट को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जो ये O2 की आपूर्ति करने के लिए जो ये आ रही है, इसको, इस वाली जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को O2 की सप्लाई करेगी, उस ब्लड वेसल का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर कर रही है O2 का सप्लाई और जिससे ये हार्ट फंक्शन कर रहा है अच्छे से। अब मान लो किसी भी वजह से
ये O2 की सप्लाई हो जाती है कम। जब O2 की सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट को कार्य करने में आएगी दिक्कत, और जब हार्ट को कार्य करने में दिक्कत आती है तो उस वजह से हमें क्या फील होता है, हार्ट में पेन। तो हृदय शूल रोग एंजाइना को, और एंजाइना में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी से O2 को सप्लाई करने में आती है बाधा, और उस वजह से हार्ट में होता है पेन, और इसे ही कहते हैं हृदय शूल या एंजाइना या चेस्ट पेन। पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि O2 का सप्लाई कम हो रहा है। O2 का सप्लाई कम हो रहा है तो हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करने में उसको दिक्कत आ रही है, उसको बाधा आ रही है, इसलिए हार्ट में पेन हो रहा है। और ये कौन सी ब्लड वेसल है, इसका भी आप अच्छे से नाम याद रखें, ये है कोरोनरी आर्टरी। ठीक, अब ये अभी तो इसमें O2 की सप्लाई हो रही है, लेकिन हो रही है कम। O2 की सप्लाई जब कम हो जाती है तब तो होता है पेन। और दूसरी कंडीशन आप देखिए, अगर ये जो O2 की सप्लाई है बिल्कुल ही हो जाए बंद, O2 की सप्लाई हो ही ना हार्ट तक, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, O2 की सप्लाई हुई ही नहीं हार्ट तक, जो कोरोनरी आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो O2 की सप्लाई हो रही थी, O2 की सप्लाई बिल्कुल ही हो जाती है बंद। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेलियर, हिंदी में हृदयाघात। आप इंग्लिश टर्म ही याद रखें, इंग्लिश टर्म ही याद रखें जो कि होती है हार्ट फेल्योर। अगर कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो O2 की सप्लाई होती थी वही पूरी तरह बंद हो जाती है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, इसमें हार्ट फंक्शन नहीं करता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है हार्ट फेल्योर या हृदयाघात। तो हमने यहां पर पढ़ ली 4 डिजीज जो कि रिलेटेड होती है हार्ट से। अब हमारा हो गया हार्ट वाला टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, और फिर थर्ड हमने पढ़ लिए ये डिजीज, ये थी 4th नंबर की डिजीज। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हमारा टॉपिक था ब्लड, जो कि हमें रक्त परिसंचरण तंत्र में अध्ययन करना था। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम ब्लड टॉपिक। रक्त क्या होता है, रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हमने लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, कनेक्टिव मींस आप बॉडी के किसी भी पार्ट में देख लीजिए वहां पर ब्लड के थ्रू कनेक्शन रहता है, इसीलिए क्योंकि ये जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में कनेक्शन रखने का काम करता है, तो इसको इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू कहा। ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ब्लड का एक जो विशेषता है हमने ये पढ़ी। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था पहले आगे, हृदय जब पंप करता है, हार्ट के द्वारा ही तो ब्लड को सप्लाई हो रहा था आगे, तो हृदय की जो पंपिंग क्रिया है उसके द्वारा ये होता है परिवहित, हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा ये
परिवहित होता है। ठीक, जब हमने हार्ट पढ़ा था तब हमने देखा था जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड आगे की ओर सर्कुलेट करता है। तो सेकंड इसकी विशेषता क्या है कि ये करता है, हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा परिवहित करता है। थर्ड हम देखते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है। ह्यूमन बॉडी का जो भार है, ह्यूमन बॉडी के भार का 7% होती है उसमें ब्लड की मात्रा। मानव शरीर के भार का 7% होता है रक्त। ये रक्त का थर्ड फीचर हमने पढ़ा। फोर्थ फीचर क्या है इसका? फोर्थ फीचर है इसकी पीएच। पीएच को हम आगे केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कितनी होती है रक्त की? 7.4। रक्त की पीएच होती है 7.4। ठीक, और इसके बाद हम पढ़ते हैं जो ह्यूमन है उसमें रक्त कितना पाया जाता है? लगभग 5 से 6 लीटर। रक्त कितना पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर। ये जनरली होता है पुरुषों में, मेल में। महिलाओं में ये लगभग आधा लीटर कम होता है। तो हमने ब्लड के 5 फीचर्स पढ़े। सबसे पहले रक्त क्या होता है? रक्त होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड, हार्ट की पंपिंग क्रिया के द्वारा ये आगे सर्कुलेट होता है। थर्ड हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी का जो भार है उसका 7% होता है ब्लड। फोर्थ हमने पढ़ा इसका पीएच होता है 7.4। और फिफ्थ हमने पढ़ा कि ह्यूमन में जो पुरुष है उसमें होता है रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर और महिलाओं में इसकी मात्रा पाई जाती है लगभग आधा लीटर कम रक्त की मात्रा पाई जाती है। ये हमने इसके ब्लड के बेसिक्स पढ़े हैं। अब हम आगे देखते हैं, हम बनाते हैं एक ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में हम प्रवाहित कर रहे हैं रक्त। हमें पढ़नी है रक्त की जो स्ट्रक्चर है, रक्त के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, तो उसको हम अध्ययन करने के लिए हमने ये बनाई ब्लड वेसल। इसमें प्रवाहित हो रहा है रक्त। इसके अलावा इसमें प्रवाहित हो रही है कुछ संरचनाएं जो कि इस तरह की दिखती है। तो जब हम रक्त को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का रक्त की संरचना हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। इसमें जो ये लिक्विड पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये जो लिक्विड पार्ट आपको दिख रहा होगा इसमें, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है वो पाया जाता है ब्लड में 55%। अगर हमने इसको पूरा 100% मान लिया तो इस पूरे में 100% में 55% क्या होगा? प्लाज्मा। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है इनको कहते हैं ब्लड सेल्स।
और ये कितनी होती है, ये होती है 100% में से 45%। तो ब्लड वेसल में हमने बनाया रक्त का माइक्रोस्कोप में जो व्यू दिखाई देता है वो, और उसमें हमें एक पार्ट दिखाई दिया, वो होता है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड होता है, और वो होता है ब्लड का 55%। और इस प्लाज्मा में कुछ सेल्स तैरती हुई रहती है, और उन सेल्स को कहते हैं ब्लड सेल्स, और वो होती है 45%। ठीक, अब हम इन दोनों में से सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लाज्मा की। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि होता था कितना, 55%। ये क्या करता है, प्लाज्मा जो ब्लड है उसको एक बेस प्रदान करता है ताकि उसमें जो कोशिकाएं हैं वो प्रवाहित हो सके। तो प्लाज्मा एक होता है आधारीय तरल, क्योंकि ये प्रदान करता है बेस जिसमें प्रवाहित हो सके, जो ब्लड सेल्स हमने बनाई थी वो उसमें प्रवाहित हो सके, इसलिए प्लाज्मा उनको एक बेस प्रदान करता है। तो ये होता है एक आधारीय तरल, और ये होता है हल्के पीले कलर का। तो ये हमने प्लाज्मा के दो फीचर्स देखे। अब प्लाज्मा के फीचर्स हमने देख लिए, अब हमें देखनी है प्लाज्मा की अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन हमें देखना है। प्लाज्मा के कंपोजिशन में क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर भी तो कुछ पाया जाता होगा कि इसमें आधा ये होता है आधा ये होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा की जो संरचना है उसको हम फर्दर पढ़ते हैं। तो इसमें हमें 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखती है। फर्स्ट होती है इसकी कार्बनिक घटक, जिनमें होता है कार्बन। सेकंड है अकार्बनिक घटक, और थर्ड इसमें है वाटर, जल। ये जो वाटर है इसमें वो पाया जाता है 92%। तो जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के कंपोजिशन में हमने देखा इसमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसमें एक होता है कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक मतलब उसमें कार्बन का कुछ ना कुछ मात्रा होगी, उसमें कार्बन कुछ ना कुछ मात्रा में उपस्थित होगा। सेकंड घटक है उसका अकार्बनिक घटक, और जो थर्ड घटक हमने देखा वो है वाटर। और प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है सबसे ज्यादा, वो कितना होता है 90 से 92%। और आगे हम देखते हैं जो ये कार्बनिक घटक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम देखते हैं तो ये जो ये प्लाज्मा है उसका कितना परसेंट होता है, ये लगभग होता है 6 से 8% होता है। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है वो होता है 6 से 8%। और इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के नाम हम देख लेते हैं, एल्बुमिन, सेकंड है ग्लोबुलिन, थर्ड है फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन्स के नाम है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और
फाइब्रिनोजन। 3 तरह की हमने प्रोटीन के नाम देखे जो कि पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, प्लाज्मा के ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो पाई जाती है इसमें सबसे ज्यादा। एल्बुमिन प्रोटीन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये क्या कार्य करती है? ये कार्य करती है जो ब्लड है उसकी सांद्रता बनाए रखने का। एल्बुमिन प्रोटीन क्या काम करती है? जो रक्त है उसकी सांद्रता बनाए रखने का काम करती है एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक। सेकंड है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा की है वो क्या काम करती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन काम करती है आगे चलकर एंटीबॉडी बनाने का, जो कि काम आती है प्रतिरक्षा में। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन आगे जाके काम आती है इम्यूनिटी में। और जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आगे चलकर किस में काम आती है? जब हम बनाते हैं रक्त का थक्का, जो कि हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स में। तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये काम में आती है रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग में कौन सी प्रोटीन काम आती है? फाइब्रिनोजन। तो हमने देखे प्लाज्मा के कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में हमने 3 प्रोटीन्स देखी। 3 प्रोटीन में फर्स्ट है एल्बुमिन, सेकंड है ग्लोबुलिन और थर्ड है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये क्या करती है? ये काम करती है ब्लड की सांद्रता बनाए रखने का। अब सांद्रता से आप क्या समझते हैं? सांद्रता मतलब रक्त में जो पानी की मात्रा है उससे आप इसको समझ सकते हैं। रक्त में पानी की सही मात्रा बनी रहे, उसको करने का काम कौन करती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है? आगे जाकर ये बनाती है एंटीबॉडी, जो कि हमारी काम करता है रोगों से रक्षा करने में, इम्यूनिटी में वो काम आता है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब हम रक्त का थक्का आगे बनाएंगे प्लेटलेट्स के थ्रू, तो ये आता है ब्लड क्लोटिंग में काम में। हमने पढ़ लिए रक्त के कार्बनिक घटक। अब सेकंड जो है रक्त के अकार्बनिक घटक। रक्त के अकार्बनिक घटक में क्या पाया जाता है? रक्त का जो ये अकार्बनिक घटक है उसमें पाए जाते हैं आयंस, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। इस प्रकार के जो आयन हैं वो पाए जाते हैं अकार्बनिक घटक में। अकार्बनिक घटक में क्या पाए जाते हैं? आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा सोडियम आयन, Ca+2, Mg+2, Na+। तो ये जो आयंस है वो पाए जाते हैं इसके अकार्बनिक घटक में। और वाटर इसका थर्ड कंपोनेंट, जो कि होता है 90 से 92%। तो हमने पढ़ लिया प्लाज्मा के 3 घटक। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी हमने पढ़े थे रक्त के घटक। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्लाज्मा और सेकंड पढ़ा था हमने ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो कि होती थी 45%। ये जो 45% है इसमें कौन कौन सी सेल्स होती है? इसमें होती है फर्स्ट आरबीसी, सेकंड इसमें होती है डब्ल्यूबीसी और थर्ड इसमें होती है प्लेटलेट्स। तो
हमने जो डायग्राम बनाया था आगे ब्लड का, जिसको हमने माइक्रोस्कोप में व्यू देखा था, तो ये तो है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, और ये जो है ये है प्लेटलेट्स। तो इन ब्लड सेल्स में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे आरबीसी का। तो आरबीसी का हमको सबसे पहले करना है अध्ययन। तो आरबीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसको कॉर्पस्कल्स क्या होती है, हम लेते हैं एक सेल। हमने एक सेल ली, तो सेल की एक लाइफ साइकिल होती है। सेल की लाइफ साइकिल में सेल डिवाइड करती है और इस सेल में पाई जाती है विभाजन की क्षमता। ये जब हम कोशिका टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो सेल है ये आगे डिवाइड होकर इस प्रकार से दो सेल बना सकती है। ये सेल में पाई जाती है विभाजन की क्षमता, और ये सेल डिवाइड होके आगे दो सेल आगे बना सकती है। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें ये जो विभाजन की क्षमता है वो उसमें नहीं पाई जाती है। कुछ सेल ऐसी है जिसमें जो ये विभाजन की क्षमता है वो नहीं पाई जाएगी, और जिन सेल्स में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाएगी उन सेल्स को कहेंगे हम कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स को हिंदी में कहते हैं कणिका। आप इंग्लिश जो नाम है उसी को ध्यान में रखें। तो हमने रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स देखा, कुछ लोग इसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो भी एक सही टर्म है, क्योंकि सेल तो है ही सही है, लेकिन सेल भी ऐसी सेल है जिसमें नहीं पाई जाती है विभाजन की क्षमता, और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। अब ये हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़े, इनके भी एक और नाम है। आरबीसी का अलग नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइट। तो जैसे घर के नाम अलग होते हैं और स्कूल के नाम अलग होते हैं, वैसे आरबीसी का घर का नाम ये मान लो और स्कूल का नाम ये मान लो। तो आरबीसी का अलग नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। साइट मतलब होती है कोशिका। जो ये साइट है इसका मीन होता है सेल, ठीक। इरिथ्रो मतलब रेड, ल्यूको मतलब श्वेत। इरिथ्रोसाइट इसे क्यों कहते हैं आरबीसी को? क्योंकि आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रो मतलब होता है रेड और साइट मतलब होती है कोशिका। फिर है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ल्यूको मीन्स होता है श्वेत और साइट मीन्स होती है कोशिका। और जो ये प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो इसको थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं? इसे जब हम ब्लड क्लोटिंग पढ़ेंगे, जो कि होती है प्लेटलेट्स के थ्रू, तो वो जो प्रोसेस है ब्लड क्लोटिंग की, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो
तो ये जो प्रोसेस का नाम है थ्रोम्बोसिस, उस वजह से ये जो प्लेटलेट्स है उनका नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आरबीसी को डिटेल में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड मतलब रक्त के द्वारा जो दीवार पर रक्त वाहिनी की जो भित्ति है उस पर जो दबाव लगाया जाता है उसे कहते हैं रक्तदाब। फिर हमने रक्तदाब के दो प्रकार पढ़े, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम एओर्टा के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम जो प्रेशर लगता है एओर्टा के ऊपर उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान होता है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान होता है 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट हमने देखा कि बीपी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ब्लड प्रेशर को, उसको हम इन दोनों के डिवाइडेशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। और ये जो प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, और स्फिग्मोमेनोमीटर को मापा जाता है ब्रेंकियल आर्टरी में। मेनोमीटर के थ्रू जो ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं उसको मापते हैं हम ब्रेंकियल आर्टरी में। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल होता है 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। अगर उससे ज्यादा हो जाता है और उससे कम हो जाता है तो उन सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं? उनको देते हैं हम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मींस बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन मींस कम हुआ ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन के हमने कारण देखे थे, इसके कारण है तनाव अगर हम ज्यादा लेते हैं, नमक का सेवन अगर हम ज्यादा लेते हैं, और आनुवांशिक भी इसके कारण हो सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। नेक्स्ट हमने डिजीज पढ़ी थी हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? इसमें होता है ये जो ब्लड वेसल है उसकी जो दीवार है उस पर कैल्शियम या वसा का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये ब्लड वेसल है वो हो जाती है संकरी और इसको रक्त प्रवाहित करने में आती है बाधा, और बाधा आती है और इसी वजह से यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो हो जाता है ज्यादा। तो इस वाली सिचुएशन को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट हमने देखा था हृदय शूल या एंजाइना क्या होती है। जो हार्ट होता है उसमें O2 का सप्लाई करने वाली एक आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जब ये O2 के सप्लाई में आती है बाधा तो हार्ट में होता है पेन, हार्ट का फंक्शन में आती है बाधा, तो उस वजह से होता है चेस्ट में पेन और इसे कहते हैं हम एंजाइना। नेक्स्ट सिचुएशन हमने क्या देखी थी कि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा O2 की सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ही O2 की सप्लाई बंद हो जाती है तो हार्ट काम करना कर देता है बंद, और उसे हम कहते हैं हार्ट फेल्योर या हृदयाघात। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था ब्लड के हमने देखे थे कुछ फीचर्स, जिसमें है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ट की पंपिंग क्रिया के द्वारा परिवहित होता है। ह्यूमन बॉडी में भार का कितना % होता है? 7% होता है। और पीएच कितनी होती है? पीएच है इसकी 7.4। पुरुषों में पाया जाता है 5 से 6 लीटर और महिलाओं में पाया जाता है लगभग आधा लीटर कम। उसके बाद हमने ब्लड का डायग्राम के थ्रू देखा था, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा होता है 55% और ब्लड सेल्स होती है 45%। प्लाज्मा 55% होता है, ये एक आधारीय तरल होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसके कंपोजिशन में क्या क्या होता है? इसके कंपोजिशन में होता है फर्स्ट कार्बनिक घटक, सेकंड अकार्बनिक घटक, थर्ड वाटर। कार्बनिक घटक में हमने क्या देखा था? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में और ये रक्त की सांद्रता बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन जो कि इम्यूनिटी में काम आता है, और थर्ड है फाइब्रिनोजन जो कि रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। पानी पी लेती हूँ मैं। नेक्स्ट हमने सेकंड देखा था अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक में इसमें पाए जाते हैं आयंस।
थर्ड हमने देखा था वाटर, वाटर होता है 90 से 92%। फिर हमने देखा था आरबीसी, आरबीसी को फुल फॉर्म क्या है इसकी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड सेल्स जो कि होती है 45%, उसमें होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है उसका अदर नेम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ये हमने देखा। फिर हमने देखा सेल्स होती है जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, एक सेल से दो सेल्स बन जाती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, और जिन सेल्स में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं कॉर्पस्कल्स। इसीलिए आरबीसी में हम क्या वर्ड यूज लेते हैं, कॉर्पस्कल्स। ठीक, तो आज हमने यहां तक पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे आरबीसी को डिटेल में, डब्ल्यूबीसी को डिटेल में और प्लेटलेट्स को डिटेल में। थैंक यू।